आज की वीडियो जापान के काले सच को बयान करती है। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह अभी तक ये लगता था कि किसी इंसान का आग में जलकर मरना सबसे ज़्यादा भयानक होता है, तो आप गलत हैं। क्योंकि एक ऐसा इंसान भी था जिसके साथ इतना बुरा हुआ, जो शायद किसी नर्क की यातना करने से भी ज़्यादा भयानक था। ये था दुनिया का सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव बंदा, जिसका डीएनए तक डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके शरीर में जगह जगह से खून बाहर आ रहा था, उसके मसल्स टूटकर गिर रहे थे, उसके शरीर के अंग अपने आप शरीर से अलग हो रहे थे। उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी, वो इतना ज़्यादा दर्द में था कि आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग भी यही दुआ मांगोगे कि इंसान को कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा कभी ना हो। लेकिन इतनी बड़ी घटना होने के पीछे कारण था इंसान का सिर्फ एक छोटा सा लालच। एनीवेज, आज की पूरी वीडियो देखो, आपको पूरी कहानी पता लग जाएगी। और मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जिसका दिल कमज़ोर है वो इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखे, क्योंकि आज एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने वाला हूँ जो अच्छों को सदमे में डाल देगी। एंड आई थिंक अब तक आप समझ चुके होंगे। तो मेरा नाम है डॉक्यूमेंट्रो एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो। साल थी 1999 और जापान में अलग अलग कंपनीज बन चुकी थी। उनमें से ही एक कंपनी थी JCO, जापानीज न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कंपनी। इस कंपनी का काम था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को फ्यूल सप्लाई करना। और ये फ्यूल कोई आम फ्यूल नहीं होता था, बल्कि ये होता था एक न्यूक्लियर फ्यूल, जिसको बनाने के लिए ही यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता था। इसी कंपनी में कई सारे वर्कर्स काम करते थे और उन्हीं वर्कर्स में से एक था हिसाशी याउची। इस बंदे के साथ ही ये पूरा हादसा हुआ। तो ये जो JCO प्लांट था, ये किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से कम खतरनाक नहीं था, या मेरी मानो तो उनसे भी ज़्यादा खतरनाक था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होते थे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, लेकिन इस कंपनी में ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस फ्यूल को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे बहुत ही खतरनाक एलिमेंट्स और केमिकल्स। और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात यह थी कि इन खतरनाक केमिकल्स को लाया जाता था स्टील की बाल्टियों में। और इतना ही नहीं, यहाँ पर बहुत सारे काम ऐसे थे जो मैन्युअली कराए जाते थे। और ये किसी की जान को जोखिम में डालने के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, ये शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मतलब फ्यूल बनाने के लिए कुछ केमिकल्स को मिक्स करना, उनमें यूरेनियम वगैरह डालना, ये काम किसी मशीनों का नहीं था, बल्कि ये काम करते थे यहाँ इस कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स। लेकिन चूंकि यहाँ पर पहले कोई हादसा नहीं हुआ था, तो इसलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा सेफ्टी पर ध्यान भी नहीं देता था। और जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते थे वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे कि उनको ये पता हो कि वो जिन केमिकल्स के साथ खेल रहे हैं वो कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन तभी हुआ एक हादसा। 30 सितंबर 1999। पिछले कुछ दिनों से कंपनी का प्रोडक्शन थोड़ा स्लो चल रहा था और वो फ्यूल की सप्लाई को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से उन्होंने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूरेनियम की संख्या बढ़ा दी। मतलब वो पहले 5% यूरेनियम इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उसकी संख्या बढ़ाकर 10 या फिर 12% करने लगे। और एज एन रिजल्ट कंपनी में फ्यूल की प्रोडक्शन बढ़ गई। लेकिन 30 सितंबर 1999 की सुबह को लगभग 10:30 बजे हिसाशी याउची अपने 2 और वर्कर्स के साथ रोज़ की ही तरह मैनुअली केमिकल्स को मिक्स कर रहा था कि तभी उस पूरे रूम में जिधर वो काम कर रहे थे उसमें पूरे में ब्लू लाइट फैल गई। और ये सब हुआ था उस बढ़े हुए यूरेनियम की मात्रा की वजह से। तो ये जो ब्लू लाइट निकली थी, ये कोई आम लाइट नहीं थी, बल्कि ये एक खतरनाक रेडिएशन था, जिसकी चपेट में हिसाशी याउची और वो दोनों वर्कर्स आ चुके थे। और फिर इसके बाद शुरू होती है इस हादसे की वो दर्दनाक कहानी, जिसने दुनिया की सबसे बुरी और खौफनाक मौत को अंजाम दिया। अब आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ था कि हिसाशी याउची की इतनी खौफनाक, इतनी दर्दनाक मौत हुई। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रेडिएशन लिमिट के अनुसार एक व्यक्ति एक साल में, कोई सिंगल पर्सन एक साल में सिर्फ 20 मिली सीवर्ट तक का ही रेडिएशन झेल सकता है। सीवर्ट एक रेडिएशन होती है जिससे किसी भी ह्यूमन बॉडी पर रेडिएशन के इम्पैक्ट को मापा जाता है। तो जहाँ पर कोई व्यक्ति एक साल में सिर्फ 20 मिली सीवर्ट से कम का ही रेडिएशन झेल सकता है, वहीं पर एक ही झटके में हिसाशी याउची ने 17,000 मिली सीवर्ट 17,000 मिली सीवर्ट तक का रेडिएशन झेला सिर्फ एक झटके में। और उसके साथ बाकी 2 कोवर्कर्स जो थे, उनमें से एक ने 10,000 और एक ने 3,000 मिली सीवर्ट तक का रेडिएशन झेला।
मतलब किसी इंसान के ऊपर एक ही झटके में 17 लाख एक्सरे कर दिए गए हों। अब आप लोग खुद समझ सकते हो कि ये रेडिएशन इतना ज़्यादा था कि ये किसी इंसान को इतनी दर्दनाक मौत दे सकता था। किसी ने सोची ना होगी। जब ये सब हुआ तो हिसाशी ऊंची अचानक से बेहोश हो गया था। सबको लगा कि ये सब नॉर्मल ही है और उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स को भी सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, अनटिल एंड अनलेस जब तक उनको ये पूरी बात पता नहीं थी। जब डॉक्टर्स को इस सब के बारे में पता लगा तो उन्होंने जल्दी से इन तीनों की बॉडी का रेडिएशन नापा और रेडिएशन देखने के बाद डॉक्टर्स जो थे वो उस रूम से भाग गए और वो अपना पूरा सूट वगैरह पहन कर आए कि कहीं वो खुद भी रेडिएशन की चपेट में ना आ जाएं। डॉक्टर्स खुद सोच रहे थे कि ये जो हिसाशी ओची नाम का बंदा है जिसने 17,000 मिलीसाइवर्ट का रेडिएशन झेला है, ये अभी तक जिंदा कैसे है। फिर डॉक्टर्स ने हिसाशी योची की बॉडी के सारे चेकअप किए और चेकअप में ये आया कि हिसाशी योची का पूरा डीएनए डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसकी बॉडी पर कोई नए सेल्स नहीं बन रहे। हिसाशी ओची की बॉडी के सेल्स अपने आप ख़त्म हो रहे थे और उसका डीएनए डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसके अंदर के बॉडी ऑर्गन्स वो पूरे गल जा रहे थे, जो कि फ्लूइड में बन रहे थे। लेकिन ये सब कुछ बाहर दिखाई नहीं दे रहा था, ये सब कुछ अंदर ही अंदर हिसाशी ओची अपने अंदर फील कर रहा था। एक दो दिन बीतने के बाद हिसाशी ओची को उसके खुद परिवार वाले भी नहीं पहचान पा रहे थे, क्योंकि वो इतना ज़्यादा भयानक दिखने लगा था। उसके शरीर की पूरी त्वचा गल चुकी थी, उसके शरीर में जगह जगह गड्ढे बन चुके थे जहाँ से खून बाहर आ रहा था, उसकी आंखों से खून बाहर आ रहा था। उसके शरीर से इतना ज़्यादा खून और फ्लूइड बाहर आ गया था कि उसके शरीर में ज़रा सा भी खून नहीं बचा था। इसलिए डॉक्टर्स उसको रेगुलरली खून चढ़ाए जा रहे थे और साथ ही साथ में उसको ब्लड सेल्स भी चढ़ाई जा रही थी, क्योंकि उसके शरीर में ब्लड सेल्स बनना ही बंद हो चुकी थी। हिसाशी ओची दुनिया का पहला इंसान बना था जिसके शरीर में ब्लड सेल्स ट्रांसफ़र किए गए थे। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही था जो कि सक्सेसफुल रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे हिसाशी ओची की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। उसके शरीर में जगह जगह गड्ढे हो चुके थे और इतना ही नहीं, उन गड्ढों से, उन पोर से खून बाहर आ रहा था। उसके शरीर के सारे अंदर के ऑर्गन्स गल चुके थे और वो गले हुए ऑर्गन्स फ्लूइड के रूप में बाहर आ रहे थे। ऐसा था कि वो पर डे, एवरी डे वो कम से कम 20 लीटर्स फ्लूइड अपने शरीर से बाहर निकाल दे रहा था। और जो फ्लूइड था वो कोई फ्लूइड नॉर्मल नहीं था, वो उसके शरीर के ऑर्गन्स ही थे। वो जब रो रहा था, वो जब आंखें खोलता था तो उसकी आंखों में से भी खून बाहर आता था। वो इतना ज़्यादा दर्द में था कि बस ये दर्द को वो खुद ही फील कर सकता था। डॉक्टर्स बस हर तरह से उसको बचाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो बस एक तरह से कंकाल बन चुका था। ऐसे ही करते करते एक दिन हिसाशी ओची का हार्ट बंद हो गया। अब शायद हिसाशी ओची चैन की मौत ले सकता था, लेकिन डॉक्टर्स ने उसको इलेक्ट्रिसिटी शॉक देकर दोबारा से जन्म दे दिया। हिसाशी ओची बहुत ही ज़्यादा पेन में था। वो इतना ज़्यादा पेन में था कि वो बस डॉक्टर से एक ही दुआ मांगता था कि मुझे मर जाने दो, मुझे ऐसे नहीं रहना। उसका शरीर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वो एक कंकाल था जिसको बैंडेज या फिर किसी भी कपड़े से बस उसको बचा के रखा जा रहा था। ऐसे ही करते करते हिसाशी ओची को 83 दिन बीत गए। उसके परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और डॉक्टर्स उनको एक सलाह दे रहे थे कि कैसे भी करके इस इंसान को अब मर जाने दो, क्योंकि अब इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। ये अगर बचा भी रहेगा तो सिर्फ हमेशा पेन में ही रहेगा। लेकिन परिवार वाले जैसे तैसे करके चाह रहे थे कि वो कैसे भी ठीक हो जाए। और फिर अचानक से जैसे ही 83 दिन बीत गए, हिसाशी ऊची का दोबारा से हार्ट रुक गया और इस बार डॉक्टर्स ने भी उसके परिवार वालों से ये बात कही कि अब आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम इसको दोबारा से ज़िंदा ना करें। फाइनली 83 दिन तक नर्क की यातना करने के बाद, इतना खौफनाक दर्द महसूस करने के बाद उसको आखिरी शांति मिल गई। उसकी इच्छा पूरी हो गई। अब वो चैन की नींद सो सकता था। ちょっと優しい口調で少し笑いながら奥さんに愛してるよとおっしゃってて、でもそういうのがやっぱり伝わってくると私たちは辛いですよね。私たちは確かにわからないと言っても大内さんが
これから लेकिन इस पूरी घटना में सोचने वाली बात ये थी कि हिसाशी ऊची की इसमें कोई गलती ही नहीं थी। उसके ऊपर काम करने वाले जो उसे बोलते थे करने के लिए, वो पूरी ईमानदारी से सिर्फ वही करता था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि कंपनी की एक छोटी सी गलती की वजह से वो इतनी दर्दनाक मौत झेलेगा, जो शायद दुनिया में पहले किसी ने भी ना झेली हो। मैंने जब इस घटना का कंक्लूज़न देखने के लिए और आर्टिकल्स पढ़े, तो मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े जिनमें कुछ आर्टिकल्स में कंपनी की गलती बताई जा रही थी कि कंपनी वालों ने वर्कर्स के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। मतलब कंपनी वालों को गलत ठहराया जा रहा था। लेकिन कुछ आर्टिकल्स में ऐसा था कि कंपनी वालों को गलत नहीं, उन्हें सही बताया जा रहा था, बल्कि वर्कर्स को जो वहाँ पे काम करते थे उन्हें ये बोला जा रहा था कि उनकी गलती की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। उन्होंने यूरेनियम की मात्रा को अपनी गलती की वजह से बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से वो पूरी रेडिएशन फैली और उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ। अब इसमें गलती किसकी थी, गिल्टी कौन था, इस बात के कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि जेसीओ कंपनी एक इतनी बड़ी कंपनी से लड़ने की हिम्मत एक छोटे से परिवार में तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन इस पूरी घटना ने जापान की काली सच्चाई को बयान कर दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जिन कंट्रीज़ को हम अपने से ज़्यादा समृद्ध समझते हैं, उन कंट्रीज़ में भी वर्कर्स के साथ इतना गलत होता है कि उनकी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर ध्यान नहीं दिया जाता। और ये जो मैंने घटना आपको बताई, ये थी दुनिया की सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा पेनफुल घटना। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि मैं अब रेगुलरली वीडियोज़ डाल रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को रेगुलरली वॉच करें एंड अपने कुछ दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे मेरी एंगेजमेंट बढ़ेगी। और एक और बात कि मैंने फेसबुक पे भी पेज बना लिया है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका इस केस पे क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं हर किसी के कमेंट्स पढ़ूँगा।